नमस्कार बच्चों। एक बार फिर आज हम आपको मुगावली ऑनलाइन क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स में लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हुए। लेक्चर 3 में हमने आपको कूलॉम का नियम पढ़ाया था और उसमें कुछ टॉपिक थे जैसे वायु और निर्वात की विद्युतशीलता या किसी अन्य माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम का परावर्तनांक। इन टॉपिक की मैंने चर्चा की थी कि इनको अगले लेक्चर में आपको क्लियर बताऊंगा। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स के लिए। आपके जो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव इस यूनिट से आना है, यानी कुल 70 मार्क्स के पेपर में 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आना है उस तरफ आपको कैसे मोड़ा जाए, प्लस न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल का महत्वपूर्ण योगदान आपके रिजल्ट में होने लगा है, फिजिक्स के स्कोर करने में होने लगा है। विगत 2 वर्ष से जब से एनसीईआरटी सिलेबस ने एमपी बोर्ड में लागू हुआ है, न्यूमेरिकल के ऑप्शन में न्यूमेरिकल आने लगे हैं। लास्ट ईयर भी आए थे। तो हमें न्यूमेरिकल तो अब कैसे चेंज करना है, उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम चलते हैं लेक्चर नंबर 4 देखें। कल आपने पढ़ा था कूलॉम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या लिया था? यहाँ हमने बताया था कि K एक नेतांक होता है जिसे कूलॉम का नेतांक, कूलॉमियन कांस्टेंट कहते हैं। फिर इसका मान हमने लिया था कि ऐसा यूनिट वायु और निर्वात के लिए इसकी वैल्यू K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट था इसी को हमने आपको बताया था, इसको बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब थोड़ा सा हम यहाँ लाए, आप जैसे कांस्टेंट है K, तो इसको यदि F इंटू आर स्क्वायर दें अपॉन Q1 Q2, इसका हम आपको यूनिट बनाना सिखाएं और विमीय सूत्र निकालना सिखाएं। तो जब हम इसको हल करेंगे, इसका विमीय सूत्र बहुत पूछा जाता है, इसका मान पूछा जाता है, इसका मात्रक पूछा जाता है विद्युतशीलता का, तो वो हम आपको इससे कनेक्टेड कर देंगे। तो जो कूलॉमियन कांस्टेंट है, अब देखो F क्या होगा? बल। अब बल का यदि अपन विमीय सूत्र देखें तो बल का विमीय सूत्र होता है mlt-2। क्या होता है? mlt-2। कैसे होता है? 11th में आपने ये निकालना सीखे होंगे फर्स्ट यूनिट में। बल यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं मास के लिए, और ये है त्वरण का विमीय सूत्र यानी एक्सीलरेशन का lt-2। तो इसको भी आपको 11th में आपने सीखा है कि जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर यानी विस्थापन अपॉन समय का स्क्वायर, तो L अपॉन टी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? lt-2 इनटू, अब अपन आते हैं R यानी डिस्टेंस, उसको L स्क्वायर, L से डिनोट करेंगे दूरी को। Q1 Q2 ये क्या है? Q है आवेश। अब अपन बात करते हैं आवेश की। इसको भी हमने जब आपको एकांक आवेश की परिभाषा बताई थी कूलॉम के नियम में, तो कहा था कि इसके मात्रक और विमीय सूत्र की चर्चा अपन अगले लेक्चर में करेंगे। आवेश एक्चुअली में कक्षा 10 में आपने पढ़ा है विद्युत धारा के बारे में। 3rd यूनिट में जैसे ही अपन जाएंगे, यानी 2nd यूनिट में 3rd चैप्टर में, तो उसमें विद्युत धारा क्या होती है, यहाँ से आपकी शुरुआत उस चैप्टर की होगी। इस पूरे यूनिट में हमें चार्ज को स्थिर कंडीशन में रखना है, यानी स्टेबल कंडीशन में। अब उसी चार्ज को जब हम बहाएंगे किसी चालक में, फ्लो करेंगे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो अब धारा क्या हो गई? आवेश और
अपॉन में क्या आ गया, समय। अब धारा को हम I से डिनोट करते हैं, आवेश Q हो गया, समय T, तो Q बराबर क्या आ गया, I इंटू टी। I यानी एम्पियर, धारा को एम्पियर में लेते हैं और टाइम हो गया T, तो ये क्या बन गया, एम्पियर यानी AT, तो इसका आ जाएगा AT, और एक AT और Q1 Q2 है, तो ये बन गया MLQ T माइनस 2 अपॉन A स्क्वायर T स्क्वायर, अपॉन में है ऊपर ले जाएंगे इसको, A माइनस 2 और T माइनस 2, T माइनस 2 कितना हो गया, T टू द पावर 4, और ये आ गया A माइनस 2। एक कूलोम्बियन कांस्टेंट है जो नेतांक है, उसका विमीय सूत्र आया MLQ T माइनस 4 A माइनस 2, आराम से निकल आया। विमीय सूत्र हम बनाना सीखेंगे, विमीय सूत्र रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, 11th में आपने बहुत अच्छे सीखे होंगे फर्स्ट यूनिट में। यदि आपको लगे कि अलग से हमें पूरे विमीय सूत्र सीखना है, डाउट है, तो आपको चैट बॉक्स में जाके लिख देना है, हम इसका एक लेक्चर अलग से आपको ले लेंगे। अब आते हैं अपन इसकी यूनिट बनाने में। देखो F क्या है, बल। अब बल का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन, R यानी डिस्टेंस, तो ये होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन चार्ज यानी आवेश, आवेश का बड़ा मात्रक होता है कूलम, और कूलम इंटू कूलम यानी Q1 Q2, तो क्या आ जाएगा, कूलम का स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट बनेगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये क्या आ गई, इसकी SI यूनिट आ गई। तो यहाँ अपन SI यूनिट लिख देंगे कितनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों। अब अपन आगे बढ़े। अब बात आती है सर हमें CGS यूनिट भी पता करना है, तो 4 तरह की यूनिट आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, उसमें महत्वपूर्ण दोनों यूनिट हम लेते हैं, एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहलाती है SI यूनिट, और एक CGS यानी सेंटीग्राम सेकंड यूनिट कहलाती है। फिर आपने FPS भी पढ़ी होगी और MKS, सिलसिले में अपन MKS को SI यूनिट में लेते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और इसके बाद CGS। अब CGS यूनिट में बल की इकाई देखें अपन तो डायन होती है, तो न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डायन आ जाएगा। अब न्यूटन की जगह क्या आ गया, डायन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। अब यहाँ आएगा स्टेट कूलम, CGS यूनिट होती है स्टेट कूलम, यानी क्या हो गया, स्टेट कूलम का स्क्वायर। ऐसा यूनिट कूलम, और CG यूनिट क्या हो गई, ESU इलेक्ट्रिक स्टेट कूलम, यानी स्टेट कूलम, तो डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर, इसकी CGS यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब अपन इसको रब करते हैं। अब आते हैं इस पर, जो हमने आपको कल पहले लेक्चर में इसके कूलम लॉ समझाया था, तो वहां पर जो K था, इस कूलोम्बियन कांस्टेंट की वैल्यू आपको SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए कितनी ली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं अपन इस एप्सिलॉन नॉट, तो आपको बताया था कि इसको बोलते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर ये होती क्या है, तो इसको बिल्कुल विस्तार से अपन समझेंगे। थोड़ा सा एक दैनिक जीवन में हम आ जाएं, आगे आप रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की 6 यूनिट में पढ़ेंगे। 10th लेवल पर थोड़ा सा उसका पार्ट आपने पढ़ा है, अपवर्तन पढ़ा है, परावर्तन आपने पढ़ा है, अपवर्तनांक आपने पढ़े। तो यदि ये हम जो खड़े हुए हैं यहाँ, कौन सा माध्यम हो गया, वायु हो गया, और एक अपन वाटर ले लें, जल या कोई कांच या गिलास ले लें, तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण है, लाइट रेज, यदि दोनों मीडियम का कंपेयर करें, वाटर और एयर यानी वायु और जल, तो हम देखेंगे
कि वायु में प्रकाश का वेग जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। यानी हम सामान्य जीवन में देखें तो वायु में बहुत अच्छा हम देख सकते हैं जल की अपेक्षा, कांच की अपेक्षा। वायु में हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं जल की अपेक्षा। मतलब ये थ्योरी आपको पता है और 6 यूनिट में और डिटेल बहुत इसमें मिलेगा आपको। तो क्या अपन को पता है कि वायु में जो प्रकाश का वेग होता है वो जल की अपेक्षा या कांच की अपेक्षा अधिक होता है। तो एक आपको 10वीं में अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। स्नेल का नियम था, उसमें सेकंड लॉ जो दिया है उसमें ये डिटेल था। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो वायु का अपवर्तनांक 1 के लगभग होता है, 1 से थोड़ा सा अधिक होता है, 1.0027, उसको 1 के लगभग अपन मान लेते हैं, वायु का अपवर्तनांक हो गया। कांच की यदि बात करें, कांच का होता है 1.5। अब आप स्वयं देख रहे हैं वायु का कम होगा, कांच का अधिक होगा। तो फिर ये थ्योरी यहाँ पर बनती है कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा वहां प्रकाश की किरण का वेग अधिक होगा, वायु में अधिक होगा, कांच में क्या होगा, कम होगा। तो जिस तरह यहाँ पर ये दिखाता है कि इसकी रिफ्रैक्ट इंडेक्स क्या है, किसका कम है, किसका जहाँ कम होगा वहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट अधिक होगी, प्रकाश का वेग अधिक होगा। उसी तरह यहाँ पर जो विद्युतशीलता होती है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को शो करती है, उसकी कंडक्टिविटी को शो करती है। यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी प्रॉपर्टी यानी गुण, उसको क्या प्रदर्शित करेगी यहाँ पर विद्युतशीलता, कि हम कहाँ इसको ले रहे हैं। अभी अपन एप्सिलॉन लेंगे, वो किसी अन्य माध्यम के लिए विद्युतशीलता कहलाएगी। क्लियर होगा। अब इसका जो मान होता है, यदि अपन वैल्यू की बात करें तो ये होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब हम यूनिट इसकी नहीं लिख रहे, इस यूनिट हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो के क्या था, कूलोम्बियन कांस्टेंट हमारे पास उपलब्ध हो गया, तैयार हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। पलट देंगे, क्यों, क्योंकि के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन इधर लाए तो ये आ गया 1/4 पाई इंटू के। अब ये कांस्टेंट है, ठीक, 4 तो 4 पाई, इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 3.14 है लेकिन कोई यूनिट नहीं होगी, कांस्टेंट कर रहे हैं। अब के तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। तो वो यहाँ क्या हो जाएगी, कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ भी यूनिट बनाना सीख गए। ऐसे ही मान लो सीजीएस की बात करें तो स्टेट कूलोम स्क्वायर पर डायन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी सीजीएस यूनिट बन जाएगी। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्लस जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें वैल्यू आपको रखना पड़ेगी, कभी वो दे देते हैं कभी नहीं देते हैं। अब आते हैं अपन, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आते हैं इसके विमीय सूत्र। ये भी बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसका विमीय सूत्र कितना होगा, वो भी हम यहाँ ऐसी ट्रिक से आपको सिखा देंगे। बिल्कुल हमें इन्वर्स करना है। जैसे यहाँ कितना था ml³ T-4 A-2, ये किसका था, कूलोम्बियन कांस्टेंट। इसको हम पलट देंगे, m इन्वर्स कर देंगे m का, l³ -q कर देंगे, T-4 तो T4 कर देंगे और A-2 को A2 कर देंगे। तो क्या बन गया विमीय सूत्र, मैजिक हो गया बच्चों, m-1 l-q T⁴ और A⁴ इसका विमीय सूत्र। कितना हम याद कर सकते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी होती है, कहाँ तक आप याद रखोगे, तो बिल्कुल हम बनाना सीखे हैं। ये तरीका निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा, इसको अपन चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। तो हमें विमीय सूत्र भी पता चल गया, इसका मान कितना होता है ये भी हमें पता चल गया। क्लियर हुआ। अब इसके बाद अपन चलते हैं, जो कल आपको हम वायु निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम की बात की थी, अब आज आपको भागे चलते हैं। और देखो वहीं से निकलेगा परावैद्युतांक, फिर अपन जाएंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो यदि अपन ये मान लें वायु निर्वात के लिए किया था, इसके अतिरिक्त क्या है, कोई अन्य माध्यम है, जैसे जल हो गया, वाटर हो गया,
उस अनुमध्यम के लिए अपन जाएंगे तो इस k की वैल्यू जो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये वैल्यू लेके आते हैं। और जो आपका जो ए वाला फॉर्मूला था क्या था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने कूलॉम के नियम में पढ़ा था वायु निर्वात के लिए। तो यहाँ फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा 1/एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और किसी मीडियम के लिए जा रहे तो इसको Fm लिख देंगे, किसी मीडियम का फोर्स। तो Fm कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता, जिस तरह वायु निर्वात की है, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। क्लियर। अब निकालना है हमें परावैद्युतांक। देखो वो भी इसी से निकलेगा, इसको नहीं रटना उसको कि अलग से हम परावैद्युतांक जाए क्या होता है, वहां से भी ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड से डिवाइडेशन कर दें, भाग दे दें, तो देखो F/Fm, अब इसमें इसका डिवाइडेशन करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हिस्सा ऊपर जाएगा, जो एप्सिलॉन है ये अपर साइड जाएगा और एप्सिलॉन नॉट लोअर साइड जाएगा। और ये जो इसकी वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन आर और कैपिटल के, यही एप्सिलॉन आर या के, आप दोनों में से किसी से भी इसका पढ़ सकते हो संकेत। तो के क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन आर क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। क्लियर। अब परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो गई, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब आ जाते हैं अपन, परिभाषा भी आ गई, अपने पास फॉर्मूला भी आ गया, यानी परावैद्युतांक क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपनी डेफिनेशन भी बन जाएगी और फॉर्मूला भी बन गया आने वाले न्यूमेरिकल के लिए। अब इसकी वैल्यू सदैव 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, ये भी आप नोट कर लें, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आज बहुत मिलेंगे। मैं आपको इस लेक्चर को शुरू करने के पहले ही बता चुका हूँ कि इस लेक्चर का जो मैथ है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल तरफ हमें कैसे मोड़ना है उसके लिए रहेगा। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1 से अधिक होती है सदैव, वो कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि धातु का परावैद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, ये आता है इन्फिनिटी। और एयर के लिए कितना होगा, वायु का 1 होता है, 1.004 होता है, तो उसको लगभग 1 लेते हैं, 1 से अधिक होता है थोड़ा। तो वायु का कितना हो गया, 1 आ गया। अनंत किसका हो गया, इन्फिनिटी किसकी हो गई, धातु के लिए, मेटल के लिए। तो दो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, मल्टीपल में कई बार पूछे गए हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कि वायु का परावैद्युतांक होता है, 4 आंसर बनेंगे, उसमें हमें 1 पर टिक करना है। ऐसे ही धातु का परावैद्युतांक होता है तो वहाँ हमें इन्फिनिटी या अनंत पर टिक करना है। ठीक, नोट्स इसके बना सकते हो अलग से। अब बात आती है पानी, वो हम एक न्यूमेरिकल आपको अभी करा रहे हैं, उसका होता है 80.4 बाटल के लिए पानी। ये वायु का हो गया, ये धातु का हो गया। अब कोई भी बुक आप पर होगी, एनसीईआरटी अलग कोई भी बुक, सारे में आपको एक टेबल मिलेगी, उसमें भी आप उससे महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। अब इसको हम रफ करते हैं। अब आपको थोड़ा सा मोड़ते हैं हम इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल की तरफ। 2 फॉर्मूले अभी तक आपके पास हुए हैं। एक फॉर्मूला कौन सा हुआ है, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला कौन सा हुआ है, यही वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक किसके इक्वल हुआ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और अपॉन में क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इनके अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये अपने पास है। अब यदि आपको ये दिया जाए कि पानी का परावैद्युतांक 80
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना है 8, ये आपको न्यूमेरिकल दे दिया उसने, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक, तो उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है उसने 80, तो उस क्या पूछेगा वो कि उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। यानी क्वेश्चन क्या बन गया कि यदि पानी का परावैद्युतांक 80 है तो माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, यानी एप्सिलॉन हमें ज्ञात करना है। अब इसकी वैल्यू हमने आपको बताई थी कि आप जानते हैं तो लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये आपको बताई थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जैसे ही आपने ये लिखा तुरंत आपको एक फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा कि हम जानते हैं परावैद्युतांक क्या होता है, K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसमें देखेंगे तो इसी फॉर्मूले से ये हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया, K कितना 80, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8.854 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर। अब इसको हम हल करेंगे तो इसकी 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे, एक कम हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, 8 और 4 32, 3 आ गया, ये 43 हो गया, ये 68 यानी 8 आ गया, और ये क्या होगा 7, इतना आपको आ गया, और 2 जीरो आपकी ये हैं तो ऊपर जाके ये हो जाएगा 10⁻⁻12 इंटू -2। क्लियर, यानी कितना हो गया ये 7.0832 इंटू 10⁻⁻14, ये बन गया 70 पॉइंट कितना आ गया ये, क्लियर हुआ कि नहीं, 7832, दोबारा आप देख लें, 8432, 2 आ गया, कितना आ गया 42, 43 हो गया, फिर अपने 8 का 8 में मल्टीप्लाई किया 68 आया, 6 8 का 8 में किया तो 70, यानी 70832 इंटू 10⁻⁻14 आ गया। अब इसको यदि अपन यहाँ से देखें तो यदि 4 जीरो कम कर दें तो 7.08 इंटू 10⁻⁻10 क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, यहाँ से 4 जीरो ले ली, उसको लोअर साइड ले गए, डिवाइडेशन किया, इस टाइप से लिखने का तरीका होता है। तो 7.08 इंटू 10⁻⁻8 क्या आ गया, पानी का विद्युतशीलता आ जाएगी। क्लियर होगा न्यूमेरिकल। अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। खत्म कर दें इसको, देखो रब कर दिया। अब यदि एक न्यूमेरिकल आता है आपका, उसको हम इससे कराते हैं, 2 फॉर्मूले हो गए। 12th का जो स्टैंडर्ड है आपका, आपके जो फॉर्मूला बेस हैं वही न्यूमेरिकल आते हैं, इससे टिपिकल नहीं आते। तो एक फॉर्मूला आपके पास है, दूसरा ये मिला, उसका भी करा दिया। अब यदि एक न्यूमेरिकल आता है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। एक चार्ज दिया है Q1, दूसरा Q2, दोनों कितने हैं 2 माइक्रो कूलम। ये मान लेना कि 2 माइक्रो कूलम के 2 आवेश परस्पर 0.05 मीटर दूरी पर स्थित हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 माइक्रो कूलम के 2 आवेश परस्पर 0.05 मीटर दूरी पर स्थित हैं, उन पर बल कितना लगेगा, बल की गणना हमें करनी है। तो चार्ज कितने हो गए 2 माइक्रो कूलम, कितनी डिस्टेंस पर हैं 0.05 मीटर पर हैं। तो आपने क्या किया, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू हो गया 2 माइक्रो कूलम, ये दिया हो गया गिवन। और क्या दिया है, R दिया है 0.05 मीटर। फोर्स हमें निकालना है, यानी बल हमें निकालना है। क्लियर। अब आपके पास फॉर्मूला था F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने ऐसा यूनिट का फॉर्मूला लिया है।
तो हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि जैसे हम एसआई यूनिट का फॉर्मूला लिया, ये वाली यूनिट एसआई में है लेकिन ये क्या है, सीजीएस में है। तो अब माइक्रो कूलम को हमें कूलम में बदलना पड़ेगा। तो 1 माइक्रो कूलम, आप इसको याद करेंगे, 10⁻⁻6 कूलम, और 1 मिली कूलम होता है 10⁻⁻3 कूलम। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ऐसे ही 1 कूलम जो होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। ये आप इनको भी नोट करते जाएंगे, ये बुक में सारी चीज़ें मिलेंगी, उसको अपन एक तरफ नोट करते जाएंगे। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻6 कूलम। अब यहाँ देखो वैल्यू रख दी, Q1 कितना, 2 × 10⁻6, और आ जाएगा 2 × 10⁻6 और अपॉन R, यानी 0.05 × 0.05। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका सॉल्व हमें करना है कि कितना फोर्स उसको रिएक्ट होगा। तो देखो ये पॉइंट है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट हटा दिया, फिर 2 जीरो बढ़ा लेंगे और फिर एक पॉइंट हटा दिया। 5 से कन्वर्ट हो जाएगा कितना, 20, और फिर बचेगा 4। 5 से दोनों कैंसिल कर दिए हमने, तो यहाँ से 5 ये भी गया और ये भी चला गया। अब हमें केवल ये देखना, 9, 2, 2 और 4 कितना बन गया, 9 × 2 18 आ गया, 36 हो गया, वो हो गया, ये आ गया 144। अब हमें इस पर ध्यान देना है, 10⁻9 वो 2 है, तो ये हो गया 10⁻11। -6 कितने जुड़ जाएंगे, -12, तो ये हो गया 14 4, यानी 144 × 10⁻−1 अपॉन में ले जाओ, अपॉन 10 यानी 14.4, और किस में लेंगे फोर्स को, न्यूटन में, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में कर रहे हैं। अब यदि आपको सीजीएस में भी करना है, बिल्कुल इसको ये नहीं कि हम इसी से करें या रटें, आप ये फॉर्मूला बदल दो, सीजीएस में 1 होती है इसकी यूनिट, ये फॉर्मूला केवल रह जाएगा। फिर हम इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर किसको कर लेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 0.05 × क्या आ जाएगा, 100। इसको नहीं बदलो, आप इसको बदल लो, लेकिन फॉर्मूला बदलना पड़ेगा आपको। तो क्या बन जाएगा, F = Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो यूनिट आएगी वो दूसरा आंसर आएगा, तो डायन में लिखेंगे अपन। तो आप सीजीएस में हल करने के लिए भी स्वतंत्र हो और एसआई में हल करने के लिए भी स्वतंत्र। तो प्यारे बच्चों, बताएं आप, इसको चैट बॉक्स में निश्चित बताएं कि आज का लेक्चर नंबर 4 आपको कैसा लगा। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूले यानी विमीय सूत्र समझना है, यूनिट देखो हमने इसी से निकाली है, यूनिट आपको समझना है, निकालना, या न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग अभी 12th की है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमें और समझना है, कोई स्टेप डिटेल समझना है, तो आप अगले लेक्चर के पहले चैट बॉक्स में निश्चित लिखें, तो हम आपको उस जो भी डाउट होगा उसको पहले दूर करेंगे, फिर आगे का टॉपिक अपन लेंगे। ठीक बच्चे, थैंक यू।